दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम जियोग्राफी देख रहे हैं। जियोग्राफी में आज मैं बताऊंगा आपको मैदान के बारे में, साथ साथ नदियाँ। तो काफ़ी बड़ा होने वाला है वीडियो। देखिए, एशिया की नदी, क्योंकि मैपिंग चल रहा है एशिया कंटिनेंट, बात करेंगे हम एशिया की नदी व मैदान। कौन कौन सी नदियाँ एशिया में बहती है? बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं एशिया में, और नदियाँ अपने साथ में मैदान भी बनाती है, तो काफ़ी सारे मैदान मिल जाते हैं नदियों के बीच में। सबसे पहले एक बार सेक्शन देख लीजिए कि कौन सी नदी कहाँ पे है। ये वाला आपका जो क्षेत्र है, अफ्रीका कंटिनेंट है। ये हमें पता है कि ये क्या है, लाल सागर। और ये अरब प्रायद्वीप। तो अरब क्षेत्र में आप बोलेंगे, जो अरब क्षेत्र है यहाँ पे एक नदी है। एक्चुअली में है तो दो नदी एक साथ ही आपस में मिलती है, और इसका नाम है दजला और फरात नदी। फर्स्ट नंबर पे दजला व फरात एक साथ आप बोलेंगे, दजला फरात। इंग्लिश में बोलते हैं यूफ्रेटस व टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये दो नदी है। इंग्लिश भी वर्ड नहीं है ये, एक्चुअली में यूनानी वर्ड से, यूनानियों का देन है, यूनानी शब्द है। तो दजला और फरात अर्थात यूफ्रेटस टिग्रिस नदी कहाँ बहती है? बहती है, तुर्की से स्टार्ट होती है। बोलेंगे तुर्की से चलते हुआ सीरिया पहुंचती है, सीरिया के आगे इराक, और अंत में चली जाती है फारस की खाड़ी में। कहाँ पे बह रही है? ध्यान से देखिए, फारस की खाड़ी ये है। फारस की खाड़ी, तो गल्फ ऑफ पर्शिया है। बहने वाली कौन सी नदियां हैं? दो नदी है, यूफ्रेटस और टिग्रिस। कहाँ से निकल रही है? तुर्की में। जो तुर्की अर्मेनिया के पठार से, अर्मेनिया का गांठ है, अर्मेनिया का पठार, उससे दो इसके पर्वत जुड़ते हैं, टारस पर्वत और पॉन्टिंग पर्वत। तो बोलेंगे यहीं से निकलती है, अर्मेनिया की गांठ से वास्तविक रूप में निकलती है। और ऐसे करके दोनों नदियां अंत में आती है यहाँ, फारस की खाड़ी में गिर जाती है ये। तो क्या बोलना है? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी तुर्की से बहती है, सीरिया से बहती है, इराक से होते हुए फारस की खाड़ी में बह जाती है। इसका कुछ, अगर जल क्षेत्र बोलेंगे, नदी का एक जल क्षेत्र होता है। जो नदी बहती है, ऐसे नदी बह रही है तो इसके चारों साइड जो जल क्षेत्र है इसका, जहां से नदियां अन्य क्षेत्रों से पानी को इकट्ठा कर रही है, जहां तक एक मुख्य नदी में अन्य छोटी छोटी जलधारा या सहायक नदियां मिल रही है, तो उसका पूरा जल क्षेत्र रहता है, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर रहता है। तो जल क्षेत्र ईरान में भी है। और यूफ्रेटस टिग्रिस नदी का संगम जो कहलाता है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली में इराक में बंदरगाह है एक। जो इराक है, इसमें एक ही बंदरगाह मिलेगा, वह फारस की खाड़ी के पास बसरा। अब सवाल है, दोनों कहाँ पे मिलती है? सत अल अरब, दोनों का संगम है सत अल अरब। तो सत अल अरब में यूफ्रेटस टिग्रिस नदी एक साथ मिल जा रही है, अंत में बसरा पे गिरती है। यहाँ फारस की खाड़ी के पास है बसरा। इराक का एकमात्र, क्या बोलेंगे, बंदरगाह है। देखिए, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। यूफ्रेटस टिग्रिस नदी, ये यूफ्रेटस टिग्रिस वही नदी है, दजला या फरात नदी, जिसके किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता जन्म हुई थी। क्या बोलेंगे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया अर्थात इराक की सभ्यता जो प्राचीन काल में विकसित हुई थी, इन्हीं दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई थी। कैसे विकसित हुई थी? तो दो नदियां हैं, इसके बीच का क्षेत्र कुछ इस तरीके से।
जो सतह अरब में मिल रहे हैं, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, बोलेंगे मैदान है, समतल मैदान है, बहुत ही उपजाऊ मैदान है। वर्ल्ड के उपजाऊ मैदान में आता है मेसोपोटामिया का मैदान, अर्थात इराक का मैदान। तो मैदान भी जोड़ लेंगे साथ साथ में कि मेसोपोटामिया का मैदान है। पूरा क्षेत्र किस लिए फेमस है, खजूर उत्पादन के लिए। खजूर के साथ गेहूं और जौ। आज भी प्राचीन काल से ही खजूर, गेहूं और जौ हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं, मेसोपोटामिया के मैदान में, अर्थात जो दजला और यूफ्रेटस नदी है, और यूफ्रेटस टिग्रिस नदी है, इसके बीच में ये पूरा क्षेत्र में। बाकी तो पूरा अगर क्षेत्र आप देखेंगे ऐसे करके शुष्क है, लेकिन दो नदियां बह रही है शुष्क क्षेत्र से। कैसे बह रही है, क्योंकि हाई क्षेत्र से निकल रही है, जो अर्मेनिया का पठार है, अर्मेनिया घाट, तो ग्लेशियर से जल मिल जाता है। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलते हैं और जल मिल जाता है इनको, तो 12 महीना इसमें पानी रहता है। बाकी इस पूरे क्षेत्र में जो अरब क्षेत्र है, कहीं भी बड़ी नदियां नहीं है। जो नदियां हैं वो क्या रहती है, 12 मासी नहीं है। जब वर्षा होगी थोड़ा मोड़ा तो जल प्राप्त हो जाते हैं, अदरवाइज दजला फरात जितनी बड़ी नदियां नहीं है, ना ही मैदान मिलेंगे, ना ही उपजाऊ क्षेत्र मिलेंगे। तो पहला नंबर पे आपका ये है यूफ्रेटस टिग्रिस, दजला फरात। इसके किनारे पे आपको याद रखना है बंदरगाह है बसरा। किस लिए फेमस है पूरा क्षेत्र, बोलेंगे खजूर, गेहूं, जौ का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं सेंट्रल एशिया की दो बड़ी नदी। जो सेंट्रल एशिया है, ये पूरा सेंट्रल एशिया जिसमें आपको 5 कंट्री मिलते हैं, 5 देश। कौन कौन से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और एक और है आपका तजाकिस्तान। तो ऐसे करके टोटल 5 देश है। ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में दो नदी बह रही है, और एक का नाम है आमू दरिया, दूसरे का नाम है सिर दरिया। दरिया मतलब बहुत बड़ा पानी, तो एक फारसी वर्ड्स है दरिया। दो नदी का नाम है एक्चुअली में, ये क्या है, बोलेंगे सेंट्रल एशिया की दो बड़ी नदी, अर्थात मध्य एशिया की नदी। आमू दरिया और सिर दरिया, ये दोनों मिलता है, बोलेंगे जो अरल सागर है, ये यहाँ पे एक सागर है अरल सागर। देखिए अरल सागर में दोनों नदी गिर रही है। कहाँ से निकल रही है, तो निकलती है पामीर के पठार से। पामीर के पठार से निकल रही है, ग्लेशियर से जल मिल जा रहा है, और रिजल्ट है कि दोनों नदियां शुष्क क्षेत्र से निकल रही है। जो सेंट्रल एशिया शुष्क क्षेत्र है, वहां भी वर्षा नहीं होती है आपकी, और बहुत सारे मरुस्थल है, मरुस्थल क्षेत्र से गुजरती है दोनों नदियां, मरुस्थल से गुजर रही है। और कहाँ पे मिल जा रही है, बोलेंगे अरल सागर में मिलती है। अब चूंकि सेंट्रल एशिया में जल की कमी है, रिजल्ट ये है, ये हॉट स्पॉट है। इन दोनों नदियों पे बांध बना के जो अलग अलग सेंट्रल एशियाई देश है बांध बनाते हैं, फलस्वरूप रिजल्ट ये रहता है जल की कमी हो जाती है, वाटर फ्लो कम हो जाता है। धीरे धीरे अरल सागर क्या है, ये सूखते जा रहा है, शुष्क होते जा रहा है। एक आता है हॉट स्पॉट, वाटर के हॉट स्पॉट शब्द, वाटर हॉट स्पॉट ज्योग्राफी में अलग से पढ़ना होता है। पानी का जहाँ पे कमी हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी की कमी हो, और पानी को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिद्वंदी या कंपटीटर देश आ जाते हैं। अब 2-3 देश आगे जल को लेके, जल की कमी हुई, रिजल्ट ये होता है जल के लिए युद्ध। तो वाटर हॉट स्पॉट ऐसा होता है कि जल के लिए युद्ध वाला क्षेत्र, और उसमें यही है आमू दरिया, सिर दरिया, अरब सागर वाला क्षेत्र पूरा। तो सेंट्रल एशिया के देश इसको लेके आपस में भिड़ते रहते हैं। धीरे धीरे अरब सागर में जो गिर रही है, अरब सागर शुष्क होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बांध बन गए हैं आमू दरिया और सिर दरिया पे। और ऐसा बहुत कम दिखाई देता है कि शुष्क क्षेत्र से नदियां बह रही है। बहने का एक ही कारण है, ओनली ग्लेशियर, कि ग्लेशियर से जल मिल जाए। क्योंकि ग्लेशियर है, पिघलेगी, पिघलने के बाद बड़ी मात्रा में जल मिलेगा,
और बार बार ठंडी क्षेत्र में या ठंडा के मौसम में ग्लेशियर बनते हैं, तो 12 महीना ग्लेशियर बनेंगे, पिघलेंगे, जल मिलेगी, मरुस्थल क्षेत्र से फ्लो होंगे और अंत में अरब सागर में गिर जाएंगे। तो आपको याद रखना है, कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान। अफगानिस्तान से भी फ्लो होती है, इसका 26% जल अफगानिस्तान में फ्लो होता है। ऐसा नहीं अफगानिस्तान को अलग कर देंगे, सेंट्रल एशिया के साथ अफगानिस्तान का भी एक हिस्सा जुड़ जाता है, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये वही सेंट्रल एशिया है जहां से भारत पे बार बार अटैक हुए हैं, बाबर, मुगल वंश, ये सब इधर ही के थे, मंगोल उंगोल, सेंट्रल एशिया के बोलेंगे। और अफगानिस्तान में भी आमुर दरिया, सिर दरिया का एक हिस्सा बहता है, 26% ऑलमोस्ट जल अफगानिस्तान में भी है। तो आपको ये लिखना है। जोड़ा में दोनों नदी, इससे पहले वाला भी जोड़ा में था, ये भी जोड़े में है। थर्ड नंबर पे चाइना का देखिए। ऐसे करके कुछ मैप दिखाई देगा आपको चाइना। तो चाइना का पता है पूरा क्षेत्र क्या है आपका, ये वाला जो वेस्टर्न साइड है पूरा पर्वत क्षेत्र है, हिमालय, तिब्बत का पठार, कुनलुन, नानसान, तियानसान जैसे पर्वत है। तो बहुत सारे जल मिल जाते हैं, बहुत सारी नदियां हैं, ग्लेशियर है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे दक्षिण चीन में बहने वाली एक नदी है। ऐसे करके पहला नंबर, फर्स्ट नंबर पे बोलेंगे सिकियांग नदी। ये किसकी पढ़ रहे हैं आप, चीन की नदी। तो चाइना की नदी है, चाइना में 3 बड़े बड़े नदी हैं। पहला है सिकियांग नदी, दक्षिण चीन में, दक्षिण चीन। कहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ये है यूनान का पठार। ओरिजिन कहाँ पे है, बोलेंगे यूनान का पठार, पठार वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यूनान का पठार दक्षिण चाइना में है, तिब्बत का पठार का एक हिस्सा है, बाद में शान पठार का भी एक ब्रांच इससे निकलता है। तो सिकियांग नदी दक्षिण चीन में बह रही है, फर्स्ट नंबर पे निकलती है, बोलेंगे यूनान का पठार से निकलती है और फ्लो होती है कहाँ पे, दक्षिण चीन सागर में। तो सिकियांग नदी दक्षिण चीन में बह रही है, कहाँ गिर रही है, बोलेंगे दक्षिण चीन सागर में। इसके अगर कोस्ट बेल्ट पे आप देखेंगे 2 बड़ी बड़ी सिटी आपको दिखाई देगी। एक्चुअली कोस्ट पे नहीं है, थोड़ा सा कोस्ट से आगे द्वीप पे है, लेकिन आपको 2 अगर आइडेंटिफाई करना है सिटी तो यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे गिर रही है, बोलेंगे हांगकांग, और एक साइड है मकाऊ। तो हांगकांग मकाऊ को आइडेंटिफाई कर लेंगे जहां इन दोनों के बीच में ये गिर रही है, दक्षिण चीन सागर में। जो हांगकांग है वर्ल्ड का फाइनेंशियल सेंटर के रूप में जाना जाता है, और प्रशासन किसका है, चीन के अंडर में है। मकाऊ चाइना में पुर्तगाली जो कल्चर दिखाई देता है वो मकाऊ में दिखाई देगा आपको, और हांगकांग में ब्रिटिश कल्चर ज़्यादा दिखाई देते हैं। दोनों ही प्रशासन के अंडर में किसके आते हैं, बोलेंगे चाइना के अंडर में आते हैं। सिकियांग नदी बहती है दक्षिण चीन सागर में। सिकियांग फेमस क्यों है, पूरा क्षेत्र डेल्टा इसका, यह क्षेत्र डेल्टा ये होते हैं नदी के किनारे, और ये पूरा जल क्षेत्र है। तो 2 क्षेत्र है, एक तो इसका जल क्षेत्र हो गया, दूसरा डेल्टाई क्षेत्र हो गया। बोलेंगे फेमस किस लिए है सिकियांग, तो रेशम उत्पादन के लिए। चीन का 1/3 रेशम का उत्पादन होता है। जो रेशम पड़ते हैं सिल्क, बहुत ही क्वालिटी के, उन्नत क्वालिटी के सिल्क कहाँ पे हो रहे हैं, तो सिकियांग के क्षेत्र में ही हो रहे हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र है, तो रेशम उत्पादन के लिए फेमस है। चीन की नदियों के बारे में थोड़ा और समझ लीजिए बेसिक, कि चीन की जितनी नदियां हैं आपस में जुड़ी है। चाइना ने अपने पैसे का, टेक्नोलॉजी का और श्रम का इस्तेमाल करके, तीनों का इस्तेमाल करके पूरा नदी तंत्र का जाल बनाया है, नदियों को जोड़ दिया है।
सेकेंड नंबर पे चाइना अपनी नदियों का फुल इस्तेमाल करता है। किस लिए करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अर्थात परिवहन के लिए। बड़े बड़े कार्गो जहाजों को चलाता है वाटर में, अर्थात वाटर वे बनाया हुआ है, बड़े बड़े जल मार्ग है। ये सब नदियां ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। जो ही पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाने वाला हूँ। थर्ड नंबर पे बड़े बड़े बांध बना के जल विद्युत का उत्पादन करता है। और अंत में मत्स्य पालन अलग है, पर्यटन अलग से। तो पर्यटन का अलग से विकास किया है। ओवरऑल अपनी नदियों को एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल करके बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या करता है, तो पैसे का जनरेशन करता है, अपनी इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन कराता है नदियों के द्वारा। तो नदियों को जोड़ दिया आपस में, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, जल विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, मत्स्य पालन का काम आ रहा है, पर्यटन का काम आया। रिजल्ट ये है, जो पहले सिकियांग नदी हो, यांगत्से नदी है, जो बाढ़ लाती थी, अब नहीं आती है चाइना में उतना बाढ़। सारा बाढ़ पे कंट्रोल कर लिया चीन ने, और अपने जल क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। और क्या क्या, अपने जल क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। पहला आप पढ़ लिए सिकियांग, सेकेंड नंबर पे यांगत्से। एक नदी निकल रही है तिब्बत के पठार से, ऐसे करके ऐसे बहेगी। इसका नाम क्या है? सेकेंड नंबर पे बोलेंगे यांगत्से, चाइनीस नाम है। पहला सिकियांग, सेकेंड नंबर पे सिकियांग के जस्ट ऊपर मिडिल चाइना में, मध्य चाइना बह रही है कौन सी नदी है? यांगत्से नदी है। कहाँ से निकल रही है? यहाँ से निकल रही है, अर्थात तिब्बत के पठार से निकलती है। तो तिब्बत के पठार से निकल रही है। इसके बाद कहाँ गिर रही है? तो बोलेंगे पीला सागर में गिरती है। ठीक है, देखिए ईस्ट चाइना सी में एक्चुअली में गिरती है, पीला सागर में नहीं है, ये ईस्ट चाइना सी है। ईस्ट चाइना सी, दक्षिण पूर्वी चीन सागर। तो ईस्ट चाइना सी अर्थात पूर्वी चीन सागर में गिर रही है, तिब्बत के पठार से निकल रही है। इसके किनारे एक बहुत बड़ा सिटी है, पढ़ेंगे शंघाई। तो शंघाई बंदरगाह देख लेंगे आप, तट के पास मिलेगा चीन का, ईस्ट चाइना सी के पास। शंघाई चाइना की फाइनेंशियल राजधानी है, वित्त राजधानी है। चीन की राजधानी है बीजिंग, प्रशासनिक राजनीतिक राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, फाइनेंशियल राजधानी मुंबई है, ठीक उसी तरीके से चाइना की फाइनेंशियल राजधानी है शंघाई। शंघाई किस नदी के किनारे बसा है? बोलेंगे यांगत्से नदी के किनारे है। एक अन्य है, वुहान का नाम सुने होंगे, जहां से कोरोना फैला था। वुहान, वुहान सिटी बहुत बड़ी सिटी है, यांगत्से नदी के किनारे है। कहाँ पे है ये? बोलेंगे यांगत्से नदी के किनारे है, और मध्य यांगत्से के बीच में दिखेगा आपको, अर्थात मिडिल में, बंदरगाह नहीं है। यहीं से कोरोना फैला था। शंघाई के पास आपको एक और सिटी मिलेगा, नानकिंग या नानजिंग। नानकिंग या नानजिंग एक सिटी है। अब इसको समझ लीजिए, नानकिंग किस लिए फेमस है? नानकिंग विश्व का सबसे बड़ा, जो बोलेंगे नदी के किनारे बंदरगाह है। तो इनलैंड वाटर पोर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। नदी बंदरगाह है, विश्व का सबसे बड़ा, बोलेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट नदी के किनारे क्या है? जैसे आप नदी के किनारे जाएंगे तो भारत के अंदर ही कानपुर नदी के किनारे, बनारस नदी के किनारे है, या पटना नदी के किनारे है, लेकिन बंदरगाह के रूप में विकसित कम है। अगर आप यांगत्से नदी के किनारे चले जाएंगे तो आपको विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह मिलेगा नदी के किनारे। कौन सा वो है? नानकिंग। और ये यांगत्से नदी पे ही विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया है चाइना ने, थ्री गॉर्जेस बांध। क्या बोलेंगे? थ्री
गॉड। तो थ्री गॉर्जेस, ये इसमें क्या बोलेंगे, बांध है। तो थ्री गॉर्ज बांध या गॉर्जेस बांध कहाँ पे है, तो चाइना में है। किस लिए जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन सेंटर है। अर्थात नदियों से जल बनाने में विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, तो यही है, थ्री गॉर्जेस डैम है, बांध है। ये कहाँ पे है, यांगत्से नदी के किनारे है। तीन बड़े बड़े बांध बनाया है, एक के बाद एक बांध, दो और तीन, तो ऐसे करके तीन बांध के कारण थ्री गॉर्जेस बोला जा रहा है। और इससे विद्युत का उत्पादन करता है। ये तीनों बांध है, समझ लीजिए, डैम है। अब डैम से विद्युत का उत्पादन कर रहा है। तो कुछ कुछ फैक्ट निकल रहा है, क्या क्या। यांगत्से नदी चाइना से निकलती है, चाइना बह रही है। कहाँ से निकल रही है बोलेंगे, तिब्बत के पठार से निकलती है। फिर बोलेंगे इसके किनारे कुछ सिटी है, वुहान सिटी है, शंघाई सिटी है और नानकिन सिटी है। जो नानकिन सिटी है शंघाई के पास ही मिलेगा, तट के पास नहीं। विश्व का सबसे बड़ा बोलेंगे नदी पे बंदरगाह है, इनलैंड वाटरवे किस पे है, रिवर पे है। फिर बोलेंगे थ्री गॉर्जेस बांध है। थ्री गॉर्जेस बांध विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है, जल विद्युत केंद्र। तीन बड़े बड़े बांध बनाया चाइना ने। और कहाँ पे गिरती है बोलेंगे, ईस्ट चाइना सी में गिरती है, न कि येलो सागर करिएगा, ईस्ट चाइना सी में गिरती है। तो ये हो गए आपके चाइना के मेजर रिवर। और एक चीज और बता दूं मैं, विश्व की थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट नदी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। 6300 किलोमीटर की है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसको लिख लीजिए अलग से। पूरा एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगत्से नदी। कितना किलोमीटर है लंबाई में, लेंथ है 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर। बस यही जानकारी यांगत्से के बारे में। आगे बढ़िए, हवांगो नदी इसके ऊपर है चाइना में। देखिए हवांगो नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल रही है। कौन सा पर्वत है, कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत नदी है एक। हवांगो नदी, अर्थात पीला नदी, एलो रिवर। जो बोलना है बोलिए। चाइनीस नाम है हवांगो, चाइना की तीसरी बड़ी नदी है। वैसे तो चीन की सेकंड बड़ी नदी है। और ये थर्ड नंबर पे जो मैं बता रहा हूँ चाइना की नदियों में, पहला यांगत्से, सॉरी, सिक्यांग नदी, फिर यांगत्से नदी, इसके बाद आपका कौन सा, हवांगो नदी। हवांगो नदी चाइना में कुनलुन पर्वत से निकलती है, तिब्बत के पठार के में देखें हम कुनलुन पर्वत ऊपर में, यहाँ से निकल रही है। काफी विसर्पित नदी है, अर्थात विश्व में सबसे अधिक वक्रित रूप में है, वक्राकार है। नदी सीधी नहीं चलती है बल्कि टेढ़ा मेढ़ा मार्ग पे ऐसे ऐसे चलती है। ये नदी अपना रास्ता बदलते रहती है, हवांगो नदी। चाइनीस नाम है हवांगो। सेकंड नाम पे इसको पीला नदी भी बोलते हैं। पीला क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने साथ ये पीला मृदा को लेके आती है। उसे बोला जाता है लोएस के पठार से, लोएस मृदा, लोएस का पठार है। यहीं पे लोएस के पठार से क्या लेके आती है, पीला मृदा, अर्थात पीला मिट्टी। पीला मृदा को बहाने के कारण क्या है, इसे पीला नदी बोला जाता है। पूरा कलर ही आपको अगर ऊपर से देखेंगे येलो येलो दिखाई देगा, पीला पीला। और ये पूरा पीलापन कहाँ आपको दिखाई देगा, येलो सागर,
चाइना में एलो सागर कोस्ट के पास। तो यहीं पे गिर जाती है, क्योंकि पीला रंग के कारण ही इसे एलो सागर, पीला नदी, ये सब बोला जा रहा है। किस लिए फेमस है हवांगो? हवांगो नदी फेमस है, ये अपने बाढ़ के लिए चाइना का शोक कहलाता है, और यहीं पे चीन की सभ्यता विकसित हुई थी। क्या बोलेंगे? चीन की सभ्यता जो विकसित हुई है, सिविलाइजेशन ऑफ चाइनीज सभ्यता, जो भी चाइना की कल्चर दिखाई दे रही है, आर्ट्स हो, कला हो, भाषा हो, खान, ये सारा चीन की सभ्यता हवांगो नदी के किनारे ही विकसित हुआ है। इसके ऊपर में पूरा इलाका आपको दिखेगा मंचूरिया। मंचूरिया नाम सुने होंगे, मंचूरियन भोजन, मंचूरियन, ये पूरा क्षेत्र इसके ऊपर है। तो हवांगो नदी ये है, गिरती है एलो सागर में गिरती है। अब हवांगो नदी पे भी बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, और कुछ विशेष नहीं है, चाइनीज नाम है। कुल मिला के 6000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। हाँ, बाकी तीनों नदियों में बात करेंगे, यांगत्से हो, हवांगो, सिकियांग हो, तो चीन की नदियों में मगरमच्छ विशेष रूप से मिलते हैं, मगरमच्छ और डॉल्फिन। तो मगरमच्छ और डॉल्फिन, डॉल्फिन तो गंगा में मिलती है, डॉल्फिन यहाँ भी मिलते हैं चाइना की नदियों में, और एलिगेटर ये भी मिलते हैं, मगरमच्छ। अब क्या बोलेंगे? येलो सागर में गिर रही है। दो प्लेन का नाम आपको याद रखना है, ये ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना, चीन का मैदान है। ये पूरा पोर्शन आपको जो दिख रहा है, चीन का मैदान। हवांगो नदी के दक्षिण में अर्थात यांगत्से नदी है, और हवांगो नदी इसके बीच में जो आपको दिखेगा ऐसे करके है, तो ये है चीन का मैदान, ये है मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया, मंचूरिया शब्द कहाँ है? तो यही बोलेंगे मंचूरिया, एक प्लेन सपाट क्षेत्र है, खिंगन माउंटेन और मंगोलिया को अलग कर देता है। यहाँ पे खिंगन पर्वत है, और इस साइड मिलेगा आपको ऐसे करके मंगोलिया। ये मंगोलिया है, उलान बटार राजधानी है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। खिंगन पर्वत है, इसके दक्षिण में ही मंचूरिया का प्लेन है, अर्थात हवांगो नदी, हवांगो नदी के उत्तर में। तो ये हो गया आपका चाइना की तीन बड़ी बड़ी नदियां। अब बारी है रूस की तीन विशाल नदी, बड़ी बड़ी नदी। और हवांगो की लंबाई कितनी है? ये सब 5000 किलोमीटर से अधिक बड़ी नदियां हैं, 54-64 किलोमीटर की। नाम याद करना है, 54-64 किसकी लेंथ है? हवांगो नदी की लेंथ है। और क्या बोला जाता है इसको? तो चीन का सभ्यता का जन्म हुआ, लेकिन चीन की शोक भी है, चीन की शोक, अर्थात चीन में बाढ़ लाने के कारण अब उतना बाढ़ नहीं आते, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे क्या किए, ऐसे नहरें निकाल दिए हैं, डैम बना दिए हैं, और नदियों को जोड़ दिया है। तो नहर डैम के कारण अब बाढ़ नहीं आते हैं। अब बात करेंगे रसिया का। विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है, राजधानी है मॉस्को। रसिया का दो पोर्शन है, एक रसिया यूरोप में पड़ता है, एक कहाँ पड़ता है आपका? तो बोलेंगे एशिया में पड़ता है। ये कुछ इस तरीके का मैप दिखाई देगा, थोड़ा देख लीजिएगा आप। इस साइड में काला सागर है, और इस साइड में क्या मिलेगा आपको? कैस्पियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। तो काला सागर कैस्पियन सागर से स्टार्ट होकर पूरा का पूरा आपका कहाँ तक जाता है? ये चला गया आपका, बोलेंगे कि बेरिंग सागर तक चला जाता है। तीन बड़ी नदियां हमको पढ़ना है रूस की। सबसे पहले देखिए, रूस की सबसे बड़ी नदी है एनएससी नदी,
क्या बोलेंगे, एनएससी फर्स्ट नंबर पे, एनएससी नदी। रूस की सबसे बड़ी नदी है एनएससी नदी। कहाँ से निकल रही है, बोलेंगे दक्षिण चीन से निकल रही है, सॉरी दक्षिण रशिया से निकल रही है। एक्चुअली भी निकलती है ये नदी मंगोलिया से। मंगोलिया हाईलैंड है, पर्वत है, तो वहां से निकल रही है एनएससी नदी। और आगे कहाँ गिरती है, तो बोलेंगे आगे ऐसे बह रही है, डायरेक्शन है। तो बहने का कहाँ पे बह रही है, आर्कटिक सागर में गिर रही है। विचित्र है। निकल रही है दक्षिण से और गिर रही है कहाँ पे, आर्कटिक में। अगर आर्कटिक में गिरेगी तो इसका पूरा मुहाना है, यहाँ पे क्या होंगे, पूरा जम जाएगा, बर्फ ही बर्फ रहेंगे, क्योंकि पूरा इलाका क्या है, साइबेरिया है, ठंडा क्षेत्र है। बहुत कड़कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ गिरते रहते हैं, 12 महीना माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो पूरा क्षेत्र ही क्या रहता है, जमा होगा, बर्फ मिलेंगे आपको। तो जल के रूप में आपको लिक्विड, अर्थात जो नदी है तरल रूप में नहीं रहेगी, ठोस रूप में रहेगी। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है इस तरीके की नदियों में, तो नदियों का मेजर पोर्शन मानूं तो मैं ट्रांसपोर्टेशन के लायक नहीं है। कोई बड़ी बड़ी यहाँ पे जहाज एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। एनएससी नदी रूस की सबसे बड़ी नदी है। और कितना है इसका लेंथ, 5,000 किलोमीटर से अधिक है, भी याद रखना है। 5,000 किलोमीटर से अधिक का लेंथ है। एग्जैक्ट नहीं 5,000 है, बस 5,000 किलोमीटर से अधिक का लेंथ है। मंगोलिया से निकल रही है, आर्कटिक सागर में गिर रही है। और एनएससी नदी का कुछ सहायक नदी पढ़ना होता है। जो एनएससी नदी है, दो नदियों से जुड़ के बनती है, लिटिल एनएससी और ग्रेटर एनएससी। लिटिल एनएससी और ग्रेटर एनएससी, ये दोनों नदी मिल जा रही है, और इसके बाद जो नाम आ रहा है आपका, एनएससी नदी आती है। सहायक नदी में इधर से आ रही है एक नदी, एक इसके ऊपर से आ रही है, तो दो सहायक नदी है। जैसे गंगा की सहायक नदियां क्या है, गंगा की सहायक नदी है यमुना, गंगा का सहायक नदी है गंडक। तो नदियों का एक मेन नदी होगी, बाकी उसमें मिलने वाली सहायक नदी है। तो दो का नाम याद रखिए एनएससी का। एक क्या बोलेंगे, तुंगस्का, तुंगस्का नदी। और दूसरा पढ़ना है अंगारा नदी। तुंगस्का नदी, अंगारा नदी कहाँ पे बह रही है एनएससी नदी, साइबेरिया क्षेत्र में बह रही है। मिडिल रूस में, मध्य रूस में देखेंगे आप, मिलेगी पहला नंबर पे सबसे बड़ी नदी। बस ये फैक्ट है। अंगारा नदी, तुंगस्का नदी किसकी सहायक नदी है, एनएससी की सहायक नदी है। रूस की बड़ी बड़ी नदियां आर्कटिक सागर में गिर रही है। एक इसी का एनएससी के बाद, अगर एनएससी हटा दूं मैं, तो एक अन्य नदी है, लीना नदी। बोलेंगे लीना, ओब नदी, इस साइड में है लीना नदी। ये सेकंड नंबर पे नदी है ओब नदी, ओनली ओब रिवर बोलिए। कहाँ से निकल रही है ओब रिवर, तो बोलेंगे आप कि अल्ताई पर्वत से निकलती है। अल्ताई माउंटेन, अल्ताई पर्वत क्या है, तो मंगोलिया, रूस और चीन के बीच में बॉर्डर है, पर्वत है, अल्ताई पर्वत से निकल रही है। ये पूरा अल्ताई पर्वत है। और उसके बाद कहाँ गिर रही है, तो आर्कटिक सागर में गिर रही है। एनएससी के आप ईस्ट साइड जाएंगे, सॉरी वेस्ट साइड जाएंगे, ईस्ट साइड में, तो आपको मिलेगा एनएससी नदी, ओब नदी, ये हो गई। ये आर्कटिक है पूरा, तो आर्कटिक सागर में भी गिर रही है नदी। ओब नदी अल्ताई पर्वत से निकल रही है। ओब की एक सहायक नदी है इर्तिस नदी। अगर मैं बात करूं, इसकी सहायक नदी है इर्तिस। इर्तिस किसकी सहायक नदी है, तो ओब की सहायक नदी है। इसके किनारे एक सिटी है ओमस्क। ओमस्क शहर किसके किनारे है, ओब नदी के किनारे है।
अब बच गया थर्ड नंबर पे लीना नदी। लीना नदी यहाँ से निकलती है, मिलेगा आपको एक पर्वत है, बोलेंगे बैकाल पर्वत। बैकाल पर्वत, और यहीं पे मिलेगा बैकाल झील। बैकाल झील से ना निकल के बैकाल पर्वत से निकलती है, और आगे कहाँ गिरती है, लैपटॉप सागर है ये, अर्थात आर्कटिक सागर में गिरती है। तो लीना भी बड़ी नदियां हैं रूस की। अब एक बार देख लीजिए, ये तीनों नदी क्या है, कहाँ पे गिर रहे हैं, आर्कटिक सागर में गिर रही है। रिजल्ट ये रह रहा है कि जो आर्कटिक है ये रूस का हमेशा बचाव करता है। कोई बड़ी जिसके पास बहुत मजबूत नौसेना, मान लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे विशाल नौसेना है, बहुत बड़े बड़े युद्धपोत है, जंगी जहाज है, पनडुब्बी है, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं कर सकते इस क्षेत्र से। ना तो नदी के जरिए एंट्री कर सकते हैं, ना तो आर्कटिक क्षेत्र के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र क्या है, बर्फ से जमा हुआ है। रिजल्ट ये है, ये नदियां जो है हमेशा इसका बचाव करती है, और रूस हमेशा उत्तर क्षेत्र से सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर भारत की बात करें, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जैसे गोदावरी नदी एंट्री करी है, तो कोई भी जंगी जहाज, बेड़ा, नाव एंट्री कर सकते हैं, गोदावरी हो, महानदी हो, गंगा नदी में। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि बर्फ है इसके मुहाने पे, और पूरा क्षेत्र क्या होता है, ठंडी में बर्फ से जम जाता है पूरा। तो नेविगेशन के लिए तो काम ही नहीं आते, ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं आते। हाँ, जल विद्युत का उत्पादन हो जाता है, जहाँ भी जल मिलते हैं। अब इन तीनों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी सिटी है रसिया के, उस सिटी का नाम आपको याद करना पड़ेगा। और कोयला क्षेत्र भी है, जब कोयला वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं बता दूंगा, अर्थात खनिज मिनरल वाले चैप्टर में। फिलहाल कुछ सिटी का नाम आप कोशिश करिए याद करने का। इन नदियों के बीच में ओब नदी, इर्तिस नदी, एनेस्सी नदी, लीना नदी के बीच में ओमस्क शहर का नाम है ये, कभी कभी पूछ लेता है। कहाँ पे है ओमस्क, तोमस्क, नोवोसिबिर्स्क। देखिए, पहले रसिया नाम है, थोड़ा टफ पड़ेगा। जब आप ओमस्क कर लेंगे, उसके बाद तोमस्क, नोवोसिबिर्स्क, नोवोदोनेत्स्क,